बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। हाथरस केस की सीबीआई जांच का चौथा दिन है और आरोपियों के परिजनों से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। ऐसे में आरोपियों के परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है सीबीआई। कल पीड़ित परिवार से पूछताछ हुई थी, तो आज आरोपियों के परिवार से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। और सीबीआई की टीम लगातार इस वक्त तहकीकात कर रही है। आरोपियों के परिजन से सीबीआई पूछताछ कर रही है। कल पीड़ित के परिवार से मिली थी, पीड़िता के परिवार से कल मुलाकात की थी और परिजनों से बातचीत सीबीआई की हुई थी। लेकिन आज आरोपियों के परिवार वालों से बातचीत चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई जांच का चौथा दिन है। सीन को रिक्रिएट सीबीआई ने किया, क्राइम सीन पर वो पहुंची, तमाम तहकीकात लगातार कर रही है। तो हाथरस केस की सीबीआई जांच का यह चौथा दिन है और आपको बता दें कि हाथरस केस की सीबीआई जांच के चौथे दिन आज आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। तो आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ इस वक्त सीबीआई की टीम कर रही है और आपको बता दें कि सीबीआई जांच का यह चौथा दिन आज है। हाथरस केस की सीबीआई जांच का चौथा दिन। हाथरस से हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, सीबीआई की जांच चल रही है चौथा दिन और चौथे दिन पर आरोपी के परिवार वालों से मुलाकात चल रही है। क्या कुछ अभी हलचल है वहां पर ग्राउंड पर? जी तो सर आपको बता दूं, आज सीबीआई का चौथा दिन है। चौथे दिन सबसे पहले सीबीआई थाने पर पहुंचती है और थाने पर कुछ देर रुकने के बाद सीधे गांव में आती है और गांव में सबसे पहले आरोपियों के घर पहुंचती है। और सीबीआई की दो टीमें बट चुकी हैं। एक टीम एक आरोपी के घर पे गई है और 3 आरोपी के घर एक ही उसमें आते हैं, तो आरोपियों के घर पे है। उसके साथ दूसरी फोरेंसिक की टीम भी मौके पर है और लगभग 1.5 घंटे का समय हो गया। सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और जो आरोपियों के घर है उनको पुलिस ने पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया है। चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। वहीं पीड़िता की बात करें तो पीड़िता के घर पर भी पुलिस फोर्स तैनात है और लगातार आरोपियों के परिजनों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। जी लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, कल पीड़िता के परिवार वालों से भी मुलाकात हुई थी। कुछ जानकारी मिल पाई है कि किस तरीके के सवालात सीबीआई के थे? जी बिल्कुल। जब कल 6 घंटा 40 मिनट तक पीड़िता के परिजनों से पूछताछ की गई थी और लगातार पूछताछ करने के बाद जब वो 6 घंटे 40 मिनट के बाद जब उनको छोड़ने आई, तो उसके बाद जब मीडिया से बातचीत की गई तो पीड़िता के पिता ने और भाई ने बताया था कि सीबीआई ने मना कर दिया है कि जो भी बातचीत हो वो मीडिया के सामने ना हो। मीडिया को कुछ ही बताने के लिए सीबीआई ने मना कर दिया है, ऐसा परिजनों का कहना था। तो कहीं ना कहीं कुछ अहम सुराग जरूर सीबीआई के हाथ लगे हैं और जो आज आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है, तो जरूर कहा जा सकता है तुषार कि आज सीबीआई के हाथ कुछ अहम सुराग जरूर लग सकते हैं और जल्द ही सीबीआई इसका खुलासा कर सकती है। 4 दिन हो चुके हैं सीबीआई जांच को लेकर। कहां कहां सीबीआई गई और कहां कहां से सबूत जुटाने की या फिर बयान दर्ज करने की कोशिश की है? कल पीड़िता के घर पहुंची थी, इससे पहले कहां कहां गई है सीबीआई? जी बिल्कुल, आपको बताया तो सर, सबसे पहले जो सीबीआई आई थी सबसे पहले थाने पर गई थी पहले दिन और जो इस केस के आईओ थे सीईओ उनसे भी आगे कलेक्टेड जो कागज कलेक्ट किए थे। उसके बाद सीबीआई ने दूसरे दिन लगातार पीड़िता के जो पीड़िता है उसके परिजनों से लगातार पूछताछ की गई थी और जो घटना स्थल है वहां पर भी पहुंची थी। उसके बाद जो दूसरा घटना स्थल है जहाँ पीड़िता के सबको पुलिस द्वारा जलाया गया था वहां पर भी पहुंची थी और कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद रुकने के बाद आरोपियों के जो पीड़िता है उसके घर पर भी पहुंची थी और उसके बाद सीबीआई ने कल काफी देर तक पूछताछ भी की थी उसके परिजनों से और लगातार 2 दिन पूछताछ करने के बाद आज चौथे दिन सीबीआई आरोपियों के घर पे आई है और लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया, अभी लगातार पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए शुभम, जिस तरीके से लगातार पूछताछ चल रही है, अभी आगे क्या कुछ नजर आता है? क्योंकि सीबीआई की जांच है, हालांकि बहुत गुप्त अंदाज में इसको किया जाता है, बहुत सीक्रेटिव रहती है ये पूरी जांच और तमाम सवालात भी, लेकिन इसके बावजूद भी अब कहां कहां और जा सकती है? क्योंकि सीन रिक्रिएट कर लिया है, पीड़िता का बयान, पीड़िता के परिवार का बयान दर्ज हो चुका है, आरोपी के परिवार का आज बयान दर्ज हो जाएगा। अब और कहां कहां बचता है सीबीआई का पहुंचना? जी बिल्कुल, तो सर आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो सीबीआई आज अलीगढ़ भी जा सकती है और जो आरोपी है उनसे भी पूछताछ कर सकती है और वहीं अगर वो जाएगी जिला मेडिकल अलीगढ़ भी जा सकती है और वहां भी पूछताछ कर सकती है डॉक्टरों से। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले सीबीआई जिला अस्पताल में हाथरस भी गई थी और वहां भी पूछताछ कर रही थी। तो कहीं ना कहीं सीबीआई हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है और हो सकता है कि सीबीआई देखना होगा कितनी जल्दी इसका खुलासा करती है। जी लेकिन साथ ही साथ शुभम देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये जांच चल रही है और क्योंकि अभी आरोपी के परिवार का भी बयान दर्ज, पीड़िता के बयान का भी दर्ज,
इसके अलावा सीएफएसएल की टीम भी पहुंची थी, फोरेंसिक जो सैंपल्स थे वो ले लिए हैं और वो टीम रवाना हो गई है या अभी भी फोरेंसिक की टीम वहां पर है? जी बिल्कुल, तो सर आपको बता दें कि फोरेंसिक की टीम भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वो अभी भी आरोपियों के घर पर है और जो उसके आरोपियों के घर से भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है और जो फोरेंसिक की टीम है वह भी उसके घर पर बारीकी से, जो उसकी टीम के सारे सदस्य हैं वह भी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और कोई ना कोई सबूत जरूर उनके हाथ लगा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर अब बागपत से, जहां पर हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र किरठल की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस प्रशासन की टीमों ने गांव में डेरा डाला हुआ है। करोड़ों रुपए कीमत का मकान सहित कारों की कुर्की होगी। आपको बता दें कि 40 से ज्यादा रंगदारी हत्या के मुकदमे में शामिल रहा धर्मेंद्र, थाना रमाला क्षेत्र के किरठल गांव में कुर्की होगी। तो हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र किरठल गांव में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की टीमों ने गांव में डेरा डाला। करोड़ों रुपए की कीमत का मकान सहित कारों की कुर्की होगी। तो 40 से ज्यादा रंगदारी हत्या के मुकदमों में शामिल रहा है धर्मेंद्र किरठल और थाना रमाला क्षेत्र के किरठल गांव में ये कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस प्रशासन की टीमों ने यहां पर कुर्की की कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र किरठल की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस प्रशासन की टीमों ने गांव में डेरा डाल दिया है। तो हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र किरठल की संपत्ति कुर्क होगी। हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र किरठल की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस प्रशासन की टीमों ने गांव में डेरा डाल रखा है। धर्मेंद्र किरठल की संपत्ति कुर्क की गई है। विकास हमारे संवाददाता बागपत से जुड़ गए हैं। विकास, हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र की जो संपत्ति है उसे कुर्क करने की कार्रवाई होगी, क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई? बता दें जी कि आज बागपत डीएम शकुंतला गौतम के आदेश अनुसार हिस्ट्री शीटर बदमाश धर्मेंद्र किरठल की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। लगभग करोड़ों की संपत्ति उसकी बताई जा रही है। 1992 जयराम की दुनिया में कदम रखने वाला धर्मेंद्र किरठल आज उसके घर की कुर्की की जा रही है। वर्तमान में उसकी जो उसकी घरवाली है वो ग्राम प्रधान है और उसकी मां जिला पंचायत सदस्य है जी। आज उसके मैं फोर्स द्वारा आज पड़ोसियों ने उनके घर की कुर्की कर रहे हैं जी। साथ ही साथ देखा जाए कि धर्मेंद्र किरठल की संपत्ति कुर्क होने के बाद अब क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि संपत्ति कुर्क हो गई, परिवार के जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई रिएक्शन दिया गया इस पर क्या? जी बता दें कि जो आज जब सुबह आदेश के अनुसार डीएम आदेश अनुसार जब वहाँ फोर्स पहुंची तो थोड़ा विद्रोह हुआ था इनमें। इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी बातचीत भी हुई थी इस देखते हुए, लेकिन जो वहाँ के सीओ हैं, सीओ आलोक सिंह के द्वारा इस टाइम वहाँ की चीज की कुर्की की जा रही है और उनका मकान के लिए चस्पा छिपाया जा रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से जुड़े लोगों पर कार्रवाई होगी। सीरियल किलर भाइयों के घर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। सीरियल किलर सलीम, रुस्तम और सोहराब के अवैध निर्माणों की जांच प्रक्रिया पूरी हुई। लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र की नई बस्ती में बना है मकान और अवैध निर्माण का जुर्माना वसूल कर की जाएगी कार्रवाई। पुलिस अधिकारियों ने सीईओ अमित कुमार मिश्रा से मुलाकात की। मकान तोड़ने को लेकर छावनी परिषद के सीईओ से मुलाकात हुई है। वहीं सीरियल किलर भाइयों पर शिकंजा कसने के लिए तैयारियां पूरी हैं। सीरियल किलर भाइयों का जल्द हो सकती है कार्रवाई। तो आपको बता दें कि अवैध निर्माण का जुर्माना वसूल कर की जाएगी कार्रवाई। सलीम, रुस्तम नाम की ये तमाम वो लोग जिन पर कार्रवाई होगी। लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र के अंदर ये कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पर? हम यहाँ से आते हैं, खबर और की यहीं से घर सही रहता भाई। 2-4 नीलेश, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? देखिए सर, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का शिकंजा कसा जा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सलीम, सोहराब और जैसे 3 भाई हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई जल्द हो सकती है, क्योंकि वो लगातार मुख्तार अंसारी के लिए काम करते थे। लखनऊ के कैंट क्षेत्र में सलीम सोहराब का घर है जिसकी मैपिंग की गई है और एलडीए ने भी वहां पर जांच पड़ताल की है। अगर जांच पड़ताल के दौरान कुछ गलत पाया जाता है तो कहीं ना कहीं इनका भी घर गिराने की कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई प्रचलित है। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो सलीम, रुस्तम और सोहराब जो मुख्तार अंसारी के लिए काम करते थे, अब उनके ऊपर भी गाज गिरना निश्चित है। लगातार पुलिस की टीमें वहां पर पड़ताल कर रही हैं।
उसके अलावा सीलिंग की जो टीम होती है, अवैध निर्माण का जो ब्यौरा रखती है, वो भी वहां पर जाकर लगातार कई बार मुआयना कर चुकी है। अब उसके द्वारा तय किया जाएगा कि सलीम सोहराब और रुस्तम से जुर्माना वसूला जाएगा या फिर उनका घर गिराया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं निलंबित डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने खारिज की याचिका। पशुपालन घोटाले में निलंबित डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। विशेष जज ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, यह मामला आर्थिक अपराध से संबंधित है, अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है, संदीप गुप्ता की तरफ से यह कहा गया। तो विशेष जज ने अपने आदेश में इस मामले को क्लियर किया और कहा कि यह मामला आर्थिक अपराध से संबंधित है, अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो निलंबित डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने यह याचिका खारिज की। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, डीआईजी अरविंद सेन की जो अग्रिम जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया, क्या जानकारी? देखिए, पशुपालन घोटाले का पूरा मामला है जिसमें अरविंद सेन का भी नाम सामने आया था, क्योंकि जो आरोपी तमाम गिरफ्तार हुए थे उन सब ने इनकी जो है उनका नाम लिया था और इनकी भूमिका भी जो है उसमें सवालों के घेरे में है, जिसके बाद शासन ने इनको निलंबित कर दिया था। अरविंद सेन जो डीआईजी हैं और इन्होंने जो है अग्रिम जमानत की याचिका लिए दायर की थी, जिसको जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो कोर्ट है उसने खारिज कर दिया है, ये कहते हुए क्योंकि जो है जो आरोप इन पर हैं वो काफी गंभीर प्रवृत्ति के हैं और उसमें जो है भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है, अवैध धन से संबंधित भी मामला है, जिसको लेकर के जो है इनको अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। इसीलिए जो उस कोर्ट ने जो है इनकी जो है अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है, क्योंकि अभी जांच भी चल रही है और चूंकि बड़ा मामला है, इस मामले में जो है सरकार जो है गंभीर प्रवृत्ति का आरोप लगा था, जिसके बाद सरकार जांच करा रही थी, क्योंकि सचिवालय के अंदर से सारा गिरोह संचालित हो रहा था, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया पशुपालन विभाग में, और इसी में इनको जो है अरविंद सेन जो डीआईजी है इनको निलंबित किया गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अनलॉक 5 में आज से खुले सिनेमा हॉल। यूपी समेत कई राज्यों में ये सिनेमा हॉल खुल गए हैं और स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क भी खुल गए हैं। हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शकों की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वाले लोगों को हमेशा मास्क पहने रहना होगा। ये आज से सिनेमा हॉल खुल गए हैं और तमाम गाइडलाइंस का पालन यहां पर लेकिन करना होगा। तो खाली सीट पर क्रॉस मार्क रहेगा। आपको बता दें कि क्या कुछ होगा अगर आप सिनेमा हॉल में अब जाएंगे, अनलॉक में लॉकडाउन के बाद जाएंगे तो क्या कुछ आपको नजर आएगा। खाली सीट पर क्रॉस मार्क होगा, यानी कि उस पर बैठना नहीं होगा। जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस मार्क लगा होगा। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने या पीने पर प्रतिबंध होगा। टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट रहेंगे। लॉबी को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई की जाएगी। सिनेमा हॉल प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया कराएं। तो अनलॉक 5 में आज से सिनेमा हॉल खुलेंगे। सिनेमा हॉल प्रबंधन की ये जिम्मेदारियां होंगी कि वो दर्शकों को सैनिटाइजर दें और हर स्तर पर एहतियात बरता जाए। अब खबर दिल्ली से है, जहां पर सैलरी न मिलने से सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। करोलबाग क्षेत्र के अंदर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। सफाई कर्मी सैलरी की मांग कर रहे हैं। 4 महीने से सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सफाई कर्मचारियों ने कटोरा लेकर लोगों से भीख मांगी है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने उनकी भीख मांगने जैसी स्थिति कर दी है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश महामंत्री राज्य कुमार बिरला का कहना है कि 25 साल से हमें स्थायी नहीं किया जा रहा, हमें वेतन भी नहीं दिया जा रहा। कोरोना में सफाई कर्मचारी काफी परेशान हैं। वेतन नहीं मिलने से परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। कर्मचारियों को उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये शिकायतें इन सफाई कर्मचारियों की ओर से हैं। लॉकडाउन के बाद सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला है और यही वजह है कि वेतन न मिलने से इनके परिवार सड़क पर आने को मजबूर हैं। 2 वक्त की रोटी भी इनको नसीब नहीं हो रही है। तो 4 महीने से सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है। इनका कहना है कि हमें वेतन नहीं दिया जा रहा। कोरोना में सफाई कर्मचारी काफी परेशान है। तो सफाई कर्मचारी जिन्हें कोरोना योद्धा कहा गया, कोरोना वॉरियर कहा गया, लेकिन लॉकडाउन के बाद वही वॉरियर आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उनको उनके काम का पैसा नहीं दिया जा रहा। 4 महीने से वो लगातार काम पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनका वेतन, उनका हक उन्हें नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह है कि आज वो सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि 4 महीने तक उन्होंने डिपार्टमेंट से कई बार इसके लिए गुहार लगाई, अपील की कि उनको उनका पैसा दिया जाए, उनकी मेहनत की कमाई उनको दी जाए। लेकिन जब डिपार्टमेंट ने नहीं सुनी तब उनको ये रुख अख्तियार करना पड़ा। आखिरकार उन्हें सड़क पर आना पड़ा और डिपार्टमेंट के खिलाफ ये आवाज बुलंद करनी पड़ी। तो 4 महीने से सफाई कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई। 25 साल से हमें स्थायी नहीं किया जा रहा, ये भी कहना है। साथ ही साथ सैलरी नहीं मिल रही, वेतन नहीं मिल रहा। इस बात को लेकर भी काफी आक्रोश इनमें है। इनका कहना है कि अब हमारे परिवार भुखमरी की कगार पर हैं और ऐसे में अगर इनको पैसा नहीं दिया गया तो ये भीख मांगने वाली स्थिति होगी। यही वजह थी कि असंकेतिक तौर पर ये कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आए और ये बताते नजर आए कि ये भविष्य की तस्वीर हो सकती है जब सफाई कर्मी जो कि आपके यहाँ काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वेतन की मांग कर रहे थे, लेकिन वो आज सड़क के भिखारी हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ने उनको वेतन नहीं दिया, इनकम नहीं दी, सैलरी नहीं दी। 3 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। वाल्मीकि समाज को भिखारी बना दिया है। वाल्मीकि समाज वो कौम है जो मेहनत करती है, मेहनत कश है, मगर उनको भिखारी बना दिया। आज आपने देखा होगा मेहनत करके खाना कमाना होता है, मगर वाल्मीकि समाज का कोई भिखारी नहीं मिलेगा, मगर इन लोगों ने बना दिया हमें। कोरोना वायरस का ये मामला है। कोरोना से हमें छोड़ रखा मरने के लिए कि हम मर जाए, रोड पे काम करते हुए मर जाए। केजरीवाल जी ने एक स्पष्ट लिख के दे दिया, ये कोरोना वायरस मेरे अंडर में है ही नहीं। जब 1 करोड़ देने का बना, जब वोट देने की बारी थी तब हमारे लिए 1 करोड़ रुपया था, आज नहीं। बहुत ज्यादा अति कर चुके हैं जिससे कि हमारे बच्चे और हम खुद रोड पे भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं और हमें भीख भी नहीं मिल रही है। आज 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है और हमारे जो रिश्तेदार है वो भी एमसीडी में नौकरी करते हैं। मांगे तो किससे मांगे? राशन वाले के पास राशन लेने जाते हैं, राशन देने से मना कर दिया है। आज हमारे बच्चे भुखमरी की कगार पे, कपड़ा तन पे नहीं है। अब ये सरकार क्या चाहती है कि हम बिल्कुल नंगे आ जाए रोड पे? ने बहुत ज्यादा अति कर चुके हैं जिससे कि हमारे बच्चे और हम खुद रोड पे भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं और हमें भीख भी नहीं मिल रही है। आज 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है और हमारे जो रिश्तेदार है वो भी एमसीडी में नौकरी करते हैं। मांगे तो किससे मांगे? राशन वाले के पास राशन लेने जाते हैं, राशन देने से मना कर दिया है। आज हमारे बच्चे भुखमरी की कगार पे, कपड़ा तन पे नहीं है। अब ये सरकार क्या चाहती है कि हम बिल्कुल नंगे आ जाए रोड। अब खबर सीतापुर से, जहां पर बीजेपी नेता साकेत मिश्रा के घर पर हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने किया साकेत मिश्रा के घर पर हमला। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं साकेत मिश्रा। जांच में जुटी सीतापुर पुलिस और शहर कोतवाली का यह पूरा मामला है। तो अज्ञात हमलावरों ने साकेत मिश्रा के घर पर हमला किया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं साकेत मिश्रा। अज्ञात हमलावरों ने साकेत मिश्रा के घर पर हमला किया। सीतापुर का मामला। अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर अपराधियों की पैरवी में उतरा भाकियू। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। अपराधी के साथ हुई मुठभेड़ के विरोध में है धरना। 10,000 के इनामी बदमाश दिलशाद पर दर्ज है दर्जनों केस। देर रात चरथावल पुलिस की हुई थी दिलशाद और डब्बू से मुठभेड़। तो भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन देखा गया। अपराधी के साथ हुई मुठभेड़ के विरोध में यह धरना प्रदर्शन था। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर 10,000 रुपए के इनामी बदमाश दिलशाद पर दर्जनों केस दर्ज हुए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन का यह धरना प्रदर्शन है। अपराधी के साथ हुई मुठभेड़ में धरना किया गया, विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन का यह धरना प्रदर्शन था। धरना तो नहीं था। एक व्यक्ति था हमारा कुलेड़ी गांव का डब्बू, उसने अब से साल भर पहले अपराध से तौबा कर ली थी। यहाँ पे एफिडेविट देकर करीब 20 गांव के प्रधान थे जिम्मेदार और करीब 200 लोग हम भी थे। उन सब की मौजूदगी में वर्तमान थाना अध्यक्ष थे यहाँ पे सूबे सिंह यादव, उनकी मौजूदगी में उसने यहाँ पे अपराध से तौबा कर ली थी और भविष्य में कभी भी कोई भी अपराध न करने की कसम खाई थी। वो जब से लगातार हर तीसरे चौथे दिन लगातार थाने में आ रहा था, अपनी हाजिरी देकर चला जाता। परसों भी हमारे साथ थाने में आता। हम वार्ता के लिए आए थे, जो क्षेत्र में चोरियाँ बहुत बढ़ रही हैं उनको लेकर हम वार्ता में थे। तो जब भी हमने कोतवाल साहब को बताया कि ये फला व्यक्ति है जिसने अपराध से तौबा करी, आप नए हो ताकि आपको पता ना हो, कोई भूलवश कोई कार्य ना हो जा, तो हमने कोतवाल साहब को परसों भी बताया सारा मामला और इसने आप अपराध से तौबा कर रखी थी, अगर कहीं इसका कोई मामला हो तो एक बार पूछ लेना। लेकिन हुआ उसका उल्टा। रात के टाइम यहाँ से पुलिस कोतवाल साहब गए और ज़बरदस्ती उसे घर से उठाया, उसके क्वाड वाड़ तोड़े गए। संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। सचिन जी, मामला जरा बताएं। भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया, क्या कुछ मांगे रही उनकी? देखिए, आपको बता दूं कि देर रात चरथावल पुलिस
कि 10,000 का इनामी है दिलशाद उर्फ डब्बू, उसके साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें दिलशाद को गोली लगी है। एक पुलिसकर्मी भी इस मुठभेड़ में घायल है। सुबह जब भारतीय किसान यूनियन के लोगों को पता चला तो भारतीय किसान यूनियन के लोग काफी संख्या में चरथावल थाने पहुंचे और मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि दिलशाद उर्फ डब्बू ने 1 साल पहले अपराध से तौबा कर ली थी और तब से वह बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर में भी वो वांछित चल रहा था और देर रात भी जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए पहुंची तो उसने पुलिस पर सीधा फायर झोंक दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। इसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है वो धरने पर बैठ गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये एक अपराधी है दिलशाद नाम का, ग्राम कुलेड़ी का रहने वाला है, जिस पे तकरीबन 1 दर्जन मुकदमे हैं और ये अभी गैंगस्टर में, जो कि एक बहुत ही हीनियस क्राइम होता है गैंगस्टर के मुकदमे में थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर से लगातार वांटेड चल रहा था पिछले 2 माह से, जिसपे तक 10,000 रुपये का इनाम भी है। और इसकी सूचना चरथावल पुलिस को मिली थी रात्रि में। जैसी पुलिस ने इसकी घेराबंदी की, मुठभेड़ हुई पुलिस की साथ इसकी, और जिसने पुलिस के ऊपर फायर किया। जैसी पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी, ये घायल हुआ है, जिसमें हमारा एक सिपाही। खबर आगरा से, जहां पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। होटल में पुलिस टीम की छापेमारी, तस्कर फरार। वायरल वीडियो के आधार पर छापेमारी हुई है। सदर डिप्टी एसपी महेश कुमार ने की कार्रवाई। शिवम होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड का ये पूरा मामला है। तो होटल में किसी पुलिस टीम पर यह छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने छापेमारी की, तस्कर यहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि होटल में पुलिस टीम की छापेमारी थी, तस्कर फरार हुआ। सदर डिप्टी एसपी महेश कुमार ने कार्रवाई की है। सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। शिवम होटल में यह सेक्स रैकेट चल रहा था। आगरा के शिवम होटल में यह रैकेट चलाया जा रहा था। थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड का यह पूरा मामला है। तो होटल में पुलिस टीम की छापेमारी, तस्कर हुए फरार। खबर अब अमेठी से, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। अमेठी वीडियो ऑफिस के अंदर शराब पार्टी का यह पूरा मामला था। सीडीओ अंकुर लाठर ने बड़ी कार्रवाई की। ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी निलंबित हुए। अमेठी खंड विकास अधिकारी करेंगे मामले की जांच। तो अमेठी वीडियो ऑफिस के अंदर शराब पार्टी हुई। सीडीओ अंकुर लाठर ने बड़ी कार्रवाई की। सोशल मीडिया के माध्यम से अमेठी ब्लॉक की एक वायरल वीडियो मेरे संज्ञान में आई थी, जिसमें ब्लॉक के कर्मचारी वहां पर बैठकर, ब्लॉक के अंदर बैठकर, ब्लॉक कार्यालय में बैठकर मदिरा पान कर रहे थे। उसका जांच संबंधित ब्लॉक के वीडियो से कराया गया, जिसमें 2 लोगों के वहां होने की पुष्टि की गई है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। दोनों कर्मचारियों को, जो एक एडीओ आईएसबी थे और ग्राम विकास अधिकारी थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरे इंसिडेंट की जांच अधिकारी बीडीओ गौरीगंज को बनाया गया है, जो इसकी विस्तृत में रिपोर्ट देंगे। वहां पर कुछ और लोग भी उपस्थित थे, वो कौन कौन थे वो इस जांच में पुष्टि की जाएगी।